Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8 of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 8 मई 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वेनेजुएला को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये पहला आर्टिकल, और इस आर्टिकल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफ़ी गुस्सा हो रहा है सेंटर के ऊपर यानी सरकार के ऊपर। तो ये क्या मुद्दा है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो हो क्या रहा है, आज के टाइम पर आप देख पाओगे कोविड का सेकेंड वेव नज़र आ रहा है हम लोगों को इंडिया के अंदर, और काफ़ी हद तक केसेस निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। और उसी बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है ऑक्सीजन क्राइसिस, मतलब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हुई है। नाउ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ये सब बोल रहे थे सरकार से कि आपको क्या करना है, दिल्ली के अंदर 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई करना है हर रोज़। नाउ ये सब चीज़ें सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, तो उसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में इस चीज़ को वापस अंडरलाइन किया और बोला कि आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखते हुए गुस्सा हुआ, और यहाँ पे आप देख पाओगे जो बेंच थी जिसको लीड कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह, इन्होंने एक तरीके से सेंटर को, सरकार को वार्निंग दी कि हम लोग को ऐसा मजबूर मत करो कि हम लोग फोर्सफुली कोई एक्शन लें, ठीक है। तो फिर इससे अच्छा है कि आप लोग यहाँ पर 700 एमटी ऑफ ऑक्सीजन जो है दिल्ली के अंदर सप्लाई करो हर रोज़, ताकि जो आज के टाइम पर एक सबसे खतरनाक सेकेंड वेव देख रहे हैं हम कोविड-19 का, उससे लड़ा जा सके। क्योंकि नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों की जान गई है जिस वजह से, मतलब ऑक्सीजन की कमी से, तो वो उसी की वजह से और भी लोगों की जान जाए। तो ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक छोटा सा आर्टिकल नज़र आएगा ये वाला, इसमें बताया गया जो सेकंड वेव है वो एक तरीके से कम होने लगा है, और जो थर्ड वेव है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, एक तरीके से थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं। देखो बहुत सारी आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स देखने को मिलेगा, रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी जो कि ये बताती हैं कि आने वाले टाइम पे हम लोगों को कोविड की थर्ड वेव नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है कि हम लोग उस थर्ड वेव को पहले ही रोक सकते हैं उसके आने से। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिया जो है इसको अवॉइड कर सकता है थर्ड वेव को, ऐसा किसने बोला है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन। और इन्होंने यहाँ पर ये साथ में ये भी बताया कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग मेजर्स उठाएंगे, ये मतलब सही से प्रिकॉशंस वगैरह लेते रहेंगे, जो थर्ड वेव है ये एक तरीके से आएगी नहीं, और यहाँ पर उससे हम लोग बच पाएंगे। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे जो थर्ड वेव है यहाँ पर बताया गया है एक इनएविटेबल है, और कब तक आएगी ये कुछ नहीं मालूम, और बोला ये जा रहा है अगर आएगी तो ये सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करेगी, सबसे ज़्यादा केसेस वगैरह तब नज़र आएंगे। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर देखते हुए बोला गया है कि देखो सेकेंड वेव को हम लोगों ने आज के टाइम पर देखा, नाउ थर्ड वेव को हम लोग प्रॉपरली एक तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, पहले से ही आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। ओके, नाउ उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बोला गया है जब आप सेकेंड वेव देख रहे हो, सेकेंड वेव के साथ लाखों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, हज़ारों लोगों की जान जा रही है, लेकिन अब क्या है ना, ये चीज़ कम हो रही है धीरे धीरे, और आने वाले टाइम पे हम लोग देख पाएंगे ये चीज़ और भी कम होती हुई नज़र आएगी जैसे जैसे वैक्सीनेशन हमारा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद जो ये नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन होना चालू हो जाएंगे। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पे बताया गया जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन डेट थी उसको अभी 15 मई कर दिया गया है। तो उसके बारे में बताया गया है, मतलब 15 मई तक किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा जिसने भी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया है।
आपको मालूम होगा अभी कुछ महीने पहले व्हाट्सएप अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था, जिसमें व्हाट्सएप ने बोला था कि अब वो कुछ डेटा आपका ले सकता है। ओके। और वो सब डेटा क्या क्या है, जैसे कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपकी बैटरी की स्ट्रेंथ क्या है, आपका थोड़ा सा एड्रेस हो गया। ठीक है। एक तरीके से अगर हम बात करें पर्सनल जो मैसेजेस हैं पर्सन ए से लेके पर्सन बी के बीच में, तो वो मैसेजेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया वाईफाई की स्ट्रेंथ वगैरह, तो ये थोड़े बहुत जो इन्फॉर्मेशन है ये ले ली जाएगी। ओके। ना उसके बाद यहाँ पर ये अब यहाँ बोला ये गया था, ये प्राइवेसी पॉलिसी जब लेकर आई गई थी तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ा था इसको। ठीक है। लेकिन जिन्होंने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया, तो 15 मई जो है लास्ट डेडलाइन डेट है। इसके बाद अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो व्हाट्सअप जो है आपके अकाउंट को डिलीट कर देगा। ओके। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। नाउ उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, ये है नीचे की साइड। यहाँ पर क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने सीधा सीधा बोला है कि हम लोग लॉकडाउन के फेवर में नहीं हैं। लॉकडाउन से अच्छा है आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो ये सेकेंड कोविड-19 की वेव है, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इसमें एक तरीके से इकोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखो आने वाले टाइम पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो कोविड की वेव है वो कम होगी, और जो है केसेस कम नज़र आएंगे हम लोगों को। धीरे धीरे ग्राफ गिरता हुआ नज़र आएगा, जब एक तरफ पीक पर केसेस पहुंच जाएंगे। पीक का मतलब यह है जैसे ही केसेस एक पीक पर पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पहुंच जाते हैं, उसके बाद गिरना चालू हो जाते हैं। ठीक है, कम होना चालू हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पीक पे पहुँचेंगे ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी। अभी हम लोगों की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है वैक्सीनेशन। सभी जगह पर आपको एक ही सोल्यूशन देखने को मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करना पड़ेगा ताकि कोविड-19 से लड़ा जा सके। और उसके बाद यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने बोला कि हम लोग नेशनल लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, आप वैक्सीनेशन बढ़ाओ और जल्द से जल्द कोविड फ्री करो ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक आर्टिकल है, ये इलेक्शन से रिलेटेड है। ये ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो एक तरीके से इसे छोड़ ही देते हैं। तो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो डीएमके के प्रेसिडेंट हैं एम के स्टैलिन, तो यहाँ पर एक तरीके से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं ये तमिलनाडु के। और इन्होंने डिसाइड किया है लगभग 2 करोड़ लोगों की, 2 करोड़ गरीब लोगों की ये मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, 4,000 रुपये उनको प्रोवाइड करवाएंगे जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं। ठीक है, तो 4,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, 2,000 एक बार, 2,000 एक बार। एक तो मई में 2,000 दिए जाएंगे और फिर 2,000 बाद में दिए जाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, फिलहाल अभी इलेक्शन में इलेक्शन से रिलेटेड है तो इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 पर। देखो ये एक अच्छा आर्टिकल है। हुआ क्या था, 2 दिल्ली में रहने वाले लोगों ने क्या करा, अपना एक पिटीशन डाल दिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर। ये प्रोजेक्ट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले हम लोग जान लेते हैं। अभी देखो हाल ही में हुआ क्या है, हमने डिस्कस भी किया था। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल दे दिया गया है कि हाँ अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से ये प्रोजेक्ट, डोंट वरी। तो यहाँ पे हुआ क्या था, 2 दिल्ली के रेसिडेंट्स थे, मतलब 2 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में और बोला आज के टाइम पर जब आप देख पाओगे कोविड-19 की इतनी बुरी हालत हो रही है, हेल्थ क्राइसिस आपको देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर, तो उसी के बीच में ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है ना। तो इस तरीके को लेकर ये पिटीशन डाला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो पिटिशनर्स हैं उनको बोला कि आप हाई कोर्ट जाओ, अगर आपको जल्दी से ही अपने पिटीशन की सुनवाई चाहिए तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब हम समझते हैं ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है जिसको अभी हाल ही में अप्रूवल मिला था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक इमेज मैंने शेयर करी थी, यहाँ पर ये है इमेज, इसमें आप क्लियरली समझ पाओगे ये प्रोजेक्ट है क्या। ये आप लोग पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है इंडिया गेट और सामने आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति भवन। ठीक है, एग्जैक्टली में आप जाओगे दिल्ली के अंदर तो इंडिया गेट के सामने राष्ट्रपति भवन मिल जाएगा। और जो ये बीच में जो रास्ता है ये लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है जिसको हम लोग राजपथ यहाँ पर आप देख पाओगे नाम से जाना जाता है। और जो ये 3 किलोमीटर का रास्ता है, अब ये पूरा का पूरा रास्ता को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी आप कह सकते हो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएंगी, जैसे कि एक तो हमारी नई पार्लियामेंट हो गया, यह हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट हो गया, इसके बराबर में एक नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा। ठीक है, ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनेगी, साथ ही साथ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का और वाइस प्रेसिडेंट का नया रेजिडेंस बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे राष्ट्रपति भवन के बराबर में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनेगा, उसकी नई बिल्डिंग बनेगी और यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग बनेगी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये पूरे के पूरे एरिया के ऊपर काम किया जाएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा।
ये है एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और इसी के बारे में बताया गया। अभी हाल ही में अप्रूवल मिला। नाउ यहाँ पे दो पिटिशनर आ गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने बोला कि देखो आज के टाइम पर हेल्थ क्राइसिस के जो चल रही है इसमें ये काम करना सही है क्या? पहले आप लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे लो, केसेस के ऊपर ध्यान दे लो, वहाँ पे पहले आप इस चीज़ से निपट लो, उसके बाद जाकर यहाँ पर काम करना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, जिनका आप लोग इमेज देख पा रहे होंगे, इन्होंने बोला कि देखो जो वैक्सीनेशन है उसका एलोकेशन ठोस तरीके से होना चाहिए और हो भी रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने डिफेंड किया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। मतलब ये दोनों आर्टिकल आपस में रिलेट करते हैं। एक तरफ लोग जो है यहाँ पर इसके अगेंस्ट है कि ये प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए, ठीक है, अभी के टाइम पर पहले हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख पाओगे यहाँ पर ये हमारे जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं ये डिफेंड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। इन्होंने बोला गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ पर भी तो पैसा लगा रही है, लगातार हम देखें तो पैसा लगाया जा रहा है। पेंडेमिक से लड़ने में पूरी तरह से यहाँ पे सरकार काम कर रही है, इनके द्वारा बोला गया। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लग रहा है, लगभग जो 20,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पे हम लगा रहे हैं, उससे दुगना तिगना पैसा यहाँ पर लगा दिया गया है कोविड से लड़ने में और लगातार पैसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार यहाँ पर केसेस को लेकर काम नहीं कर रही है, ऐसा स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया। ओके, एक तरीके से जो ये प्रोजेक्ट है इसको डिफेंड किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्होंने 4 वेकेशन बेंचेस को आप कह सकते हो नॉमिनेट कर लिया है। मतलब जो हमारा समर हॉलीडेज़ है, जो उसका फर्स्ट पार्ट आपको समर हॉलीडेज़ का फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा, उसके लिए 4 बेंचेस को पहले से नॉमिनेट कर लिया गया है, आप देख पाओगे। और जो ये 4 बेंचेस हैं ये अर्जेंट केसेस की सुनवाई करेंगी। कोई भी अगर अर्जेंट केसेस आते हैं तो उनको हेयर किया जाएगा इन 4 बेंचेस के द्वारा। ओके, तो एक सप्ताह में ये 2 बार बेंच बैठी जाएगी, तो इसके बारे में ये बताया गया है। और कुछ इसके अंदर है नहीं, और आने वाले टाइम पे कोई भी रिलेटेड इससे न्यूज़ आएगी तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इससे क्या हुआ है, एक बेस क्लियर हो गया, तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने इस न्यूज़ को पहले पढ़ लिया था। नाउ उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल देख पाओगे, एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं जिनकी डेथ हुई है, जिनका नाम है वनराज भाटिया। तो उन्हीं की वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ के अंदर है। और जो है ये आर्टिकल आपके वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वनराज भाटिया जो कि म्यूज़िक वगैरह को कंपोज करते थे, बहुत सारे म्यूज़िक कंपोज करे हैं, सीरियल्स वगैरह में इन्होंने म्यूज़िक को कंपोज किया है, मूवीज़ में किया है, लेकिन इनकी डेथ हुई है। और जो एज थी इनकी 94 थी। रीज़न क्या था, कोविड-19 नहीं था, रीज़न था डेमेंशिया आर्थराइटिस की वजह से इनकी डेथ हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारा इन्होंने आप कह सकते हो महान काम करके हम लोगों को देकर गए हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपको नाम याद रखना है, वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये है यूपीएससी के लिए भी देखते हैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस, साथ ही साथ बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स है जिसके लिए ये देखा जाता है। उस वजह से मैंने इस आर्टिकल को भी कवर किया है, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स में कवर कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 10 पर। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बोला गया जो वैक्सीन पहली बार अब खरीदी गई है वो पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करके खरीदी गई है। आपको मालूम होगा, पीएम केयर फंड के बारे में नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी वैक्सीन्स को अभी परचेज़ करा गया हमारी सरकार के द्वारा। अब की बार पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया गया है। पिछले साल से ही मुद्दा उठ रहा है पीएम केयर फंड का क्या किया जाएगा। पीएम केयर फंड जो ये पैसा आया है, लोगों ने जो डोनेशन दी थी, आपको मालूम होगा भारी भरकम डोनेशन गई थी, उसके बारे में रिवील कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे बोला ये जा रहा था ये फ़ंड कहाँ जाएगा, फ़ंड का इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ अब पहली बार जो है इसका खर्चा हो चुका है, इसमें बताया गया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं पीएम केयर फंड के बारे में। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसके फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसका नाम है पीएम केयर फंड। इसको कब लाया गया था? 28 मार्च 2020 में इसको क्रिएट किया गया, ताकि इंडिया के अंदर जो कोविड-19 पैंडमिक तब आया ही था उससे लड़ा जा सके, लॉकडाउन लगाया जा रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये फ़ंड है ये इसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हम लोग कोविड से लड़ सकें, साथ ही साथ कोरोना जैसी और भी कोई सिमिलर पैंडमिक आएगा तो उसमें इस बीमारी के अंदर लोग क्या करेंगे, डोनेशन देंगे, और डोनेशन के बाद उस डोनेशन का इस्तेमाल करके उस बीमारी से लड़ा जाएगा। नाउ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं ये चेयरमैन रहेंगे इस फंड के, और चेयरमैन है भी आज के टाइम पर पीएम केयर फंड के। और बहुत सारे ट्रस्टीज़ वगैरह हैं इसके, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब ट्रस्टीज़ हैं। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पे ये भी बोला था कि पीएमओ ने, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, वहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि देखो एक
इस तरीके का फंड वगैरह सेटअप करना चाहिए जिससे कोविड-19 से लड़ा जा सके। तो उसी के बाद यहाँ पर पीएम केयर फंड का कॉन्सेप्ट लाया गया। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करी गई है कोविन पोर्टल के बारे में। तो अभी आपको मालूम होगा जो भी वैक्सीनेशन अभी यहाँ पर 18 एज जिनकी है, 18 प्लस सभी लोगों को, 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन देना स्टार्ट हो चुका है। और सब उन्हें क्या करना होता है, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, कहाँ पर, कोविन पोर्टल पर, है ना। तो आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने नहीं कराया तो आप लोग भी करा लेना कोविन पोर्टल पर। तो अब क्या होगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है आज से। बदलाव यह है कि 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड मिला करेगा, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो बहुत सारे एरर्स देखने को मिल जा रहे हैं, बहुत सारी कमियां आ रही हैं, बहुत सारी आप कह सकते हो दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए ये 4 नंबर का सिक्योरिटी कोड मिला करेगा। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक नया फीचर आ चुका है कोविन पोर्टल के अंदर जिसमें 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड मिलेगा और ये 8 मई से ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। मतलब आज की तारीख से ही जो भी आज रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसे यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो ये नया फीचर है ये उन्हीं सिटीजन्स के लिए अप्लाई होगा जो कि ऑनलाइन आप कह सकते हो वैक्सीनेशंस वगैरह स्लॉट वगैरह को बुक करवाएंगे, ठीक है। 4 डिजिट का यहाँ पे कोड मिलेगा जैसे मैंने आपको बता दिया, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाएंगी जो आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं। और जो कोड है ये अवेलेबल होगा एसएमएस वगैरह, आप कह सकते हो कन्फर्मेशन जो भी होगा एसएमएस वगैरह के थ्रू, जैसे हो जाता है आपके फ़ोन में एसएमएस वगैरह आ जाता है तो उसके थ्रू यहाँ पे कन्फर्मेशन वगैरह कर लिया जाएगा। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया ना। उसके बाद जैसे कि ये डेली बेसिस पे ये वाला आर्टिकल देखने को मिलता ही है, तो वो हम लोग को आज भी देखने को मिला है और इसमें बताया गया कि अब देखो पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर 4000 डेथ हुई हैं कोविड-19 की वजह से। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ जो केसेस हैं वो भी 4 लाख के से आप कह सकते हो 4 लाख के आसपास केसेस निकल कर आए हैं इन अ सिंगल डे। तो आप समझ सकते हो ये अभी तक का एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका है। और ये आप देख पा रहे होंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि 4000 डेथ हुई हैं एक सिंगल दिन के अंदर। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बराबर में छोटा सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है उन्होंने जो वेरिएंट है ना, एक तरीके से जो कोविड का वेरिएंट है उसको एक चिंता वाली बात बताई है। ये सब डिक्लेयर करा गया है पीएचई के द्वारा। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया जो कोरोना वायरस वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है, वो एक कंसर्न है, कई एक चिंता वाली बात है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इंडिया के अंदर एक वेरिएंट आया है कोविड का, वो वेरिएंट कौन सा है उसका नाम याद रखना, B.1.617। और यूके का वेरिएंट तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, इंडिया वाले से जब भी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, और उसका नाम क्या है B.1.1.7। तो इन वेरिएंट्स के नाम याद रखना। बोला गया है कि जो वेरिएंट्स हैं ये काफ़ी इनकी चिंता वाली बात है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया वेरिएंट्स के नाम, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पेज नंबर 11 है, ये पेज नंबर 12 है, पूरा एडवर्टीजमेंट भरा हुआ पेज है, ये हमारा किसी काम का है नहीं। आएंगे पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप देख पाओगे ये आर्टिकल कल भी आया था जिसमें बताया गया जो मालदीव्स के आप कह सकते हो कि जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, साथ ही साथ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोहम्मद नशीद, इनके ऊपर एक तरीके से अटैक हुआ, एक्सप्लोजन अटैक हुआ जिसके अंदर इनकी आप कह सकते हो जो है इंजरी हुई, ठीक है, घायल हुए। और आज के टाइम पर आईसीयू के अंदर ये आईसीयू कह रहा हूँ, इनको इंटेंसिव केयर दी जा रही है। साथ ही साथ जो आज के टाइम पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी सिचुएशन हुई है एक टेरर अटैक की वजह से। ऐसा वहाँ पर मालदीव्स की पुलिस ने बोला कि जो भी एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ है ये एक टेरर अटैक हुआ है। ओके, नाउ कुछ खास नहीं था यहाँ पर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज कह सकते हो आर्टिकल ऑफ द डे है आज का, इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करी गई है जो टॉक्स हैं उसको इंटेंसीफाई किया जा रहा है यूएस और ईरान के बीच में। जो आज का थंबनेल है वो भी आपने इसी बीच में देखा, इसी टॉपिक के ऊपर है। देखो थंबनेल में क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा था कि जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आ गए थे और बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे ईरान के ऊपर। तो उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे ईरान के अंदर, यूएस का फ्लैग वगैरह जलाया गया था। तो वो वही वाला पिक्चर है। ओके, आप समझ नहीं पाते, इस वजह से मैंने जो है इसको बता दिया, नहीं समझ जाते ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है देखो यूएस और ईरान के बीच में हुई थी एक न्यूक्लियर डील। ओके, नाउ ये जो न्यूक्लियर डील है कब साइन करी गई थी, 2015 में इसको साइन किया गया था जब बराक ओबामा थे यूएस के प्रेसिडेंट। ओके, नाउ
रीज़न क्या था, ये डील क्यों साइन करी गई थी? ताकि देखो जो ईरान है ना, वहाँ पर यूरेनियम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं। ओके, नाउ ये जो डील थी इसको साइन किया गया ताकि जो ईरान है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बना पाए। ओके, और जो ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, उन सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे डील हुई थी। ईरान भी तैयार हो गया, हाँ चलो हमारे ऊपर से सैंक्शन हट जाएंगे, हम लोग यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। डील हो गई है फाइनल। उसके बाद क्या हुआ, आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप आए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा ईरान न्यूक्लियर डील से यूएस को निकाल दिया बाहर। ओके, अब यहाँ पर यूएस को बाहर निकाला और उसके बाद उसके ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए, और फिर उसके बाद से दिक्कतें चालू हो गई। ईरान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। नाउ अब क्या हुआ, अब डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए, आ गए यूएस के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट जो बाइडन की कोशिश ये है कि वापस से ईरान को इस न्यूक्लियर डील के अंदर लेकर आया जाए, ताकि जो ईरान है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी बीच में इसमें छोड़े हैं, वो क्या क्या हैं आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जो दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स हैं, अब यहाँ पे जो यूएस ईरान है, एक्चुअली में जाकर ये चौथी लेवल पर बातचीत करने वाले हैं, और फ्राइडे में इनके साथ बातचीत हुई भी है, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया है कि किस तरीके से ये लोग यूएस और ईरान है किस तरीके से इस वापस से न्यूक्लियर डील के अंदर आ सकते हैं, तो उसके ऊपर बातचीत चली रही है। और अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर क्या करा, उन्होंने इस न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए थे, और जो है ईरान ने उसके बाद क्या किया, अब जब न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए, अब जो ईरान ने सैंक्शंस वगैरह बहुत सारे लगा दिए थे, नाउ ईरान ने भी काफ़ी बुरा रिएक्ट दिया। ईरान ने रिएक्ट ये दिया, अब जो ये डील थी इसका पूरी तरह से वॉयलेशन कर दिया, हनन कर दिया, और यूरेनियम का एनरिचमेंट चालू कर दिया, बहुत भारी भरकम यूरेनियम खूब दबा के एनरिच कर रहा है अब ईरान, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर काम कर रहा है। नाउ यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आज के टाइम पर वापस से इस डील को रिजॉइन किया जाए, और इस डील का नाम क्या है, एक तो ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से काफ़ी फेमस है, दूसरा JCPOA के नाम से, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से यहाँ पर ये डील मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे यही कोशिश है कि वापस से इस डील में आया जाए, और ईरान को जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको बनाने से अभी के लिए रोका जाए, और उसके ऊपर से सैंक्शंस हटाए जाए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, थोड़ी सी चीज़ में थोड़ी सी देरों में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नाउ उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। इजराइल पुलिस ने यहाँ पर 2 पैलेस्टीन अटैकर्स को मार दिया, तो उसके बारे में बताया गया। इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबा समय है यार, कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा से जारी है। नाउ आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स को। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे, बोला गया है ऑलमोस्ट जो आज के टाइम पर आप देख पाओगे आधे नए केसेस जो निकल कर आ रहे हैं वो रूरल एरियाज़ में निकल कर आ रहे हैं, जो गांव वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। पैंडेमिक की सेकेंड वेव आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड वेव से आप कह सकते हो जो सिटीज़ वगैरह हैं वो काफ़ी बुरी तरह से हिट हुई हैं, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया जो लगभग नए केसेस निकल कर आए हैं, आधे से ज़्यादा जो नए केसेस हैं वो आज के टाइम पर रूरल डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आए हैं। तो इसी वजह से जो सेकेंड वेव बोला गया है, क्योंकि गाँव में जाकर ये जो कोविड है ये पहुंच चुका है, और इससे इकॉनमी जो है हमारी वो काफ़ी हिट हुई है बुरी तरह से। और ये सब चीज़ें कौन बताया है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं SBI के इकोनॉमिक्स रिसर्चर्स के द्वारा। उसके साथ साथ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम है उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि एकमात्र जो सोल्यूशन है ना आज के टाइम पर अगर हम इससे लड़ना है तो वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन एक टूल है, अगर आपको इस इन्फेक्शन को रिड्यूस करना है, आपको भारी भरकम मात्रा में वैक्सीन प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, वैक्सीनेशन जारी करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बताया गया जो पैंडमिक है वो इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करें जो एक तरीके से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी जिनका ये कहना था कि आज के टाइम पर आप देख पाओगे इंडिया जो है बहुत बुरी तरह से ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी में नेगेटिवली ग्रो कर रहा है। नाउ आने वाले टाइम पे इंडिया की जो इकॉनमी है वो तेज़ी से ग्रो होती हुई नज़र आएगी, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। नाउ यहाँ पर बोला यह गया है कि अभी हम लोग वापस से यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे, आने वाले 2 सालों में जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली ग्रो होगी, और हम लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले 2 साल में ही सब कुछ हम लोग देख पाएंगे। और जो है यहाँ पर और क्या बताया गया कि जो जीडीपी वगैरह की जो ग्रोथ फोरकास्टिंग है वो 11% तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और हम लोग ग्रो होंगे, ये डेफिनेटली होगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। हालांकि आपको सेकेंड वेव देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे इकोनॉमी ग्रो ज़रूर होगी, हमारे रिसर्च पेपर्स बताते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा, मूव फास्ट ऑन ट्रिप्स के बारे में बताया गया है। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक चीफ है जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो एवेला, ठीक है, जो कि हाल ही में इलेक्ट हुई थी, आपको मालूम होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, हमने कवर भी किया था इसके बारे में। तो इन्होंने जो है प्रपोजल एक तरीके से यहाँ पे रखा और इन्होंने बोला जो ट्रिप्स है इसके ऊपर आप जल्दी काम करो, यानी कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं। हुआ क्या है, यूएस ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि जो भी पेटेंट्स हैं वैक्सीन के, उसके ऊपर वो रिलैक्सेशन देगा। इससे क्या होगा कि अभी तक जब यूएस के पास पेटेंट था तो दूसरी कंट्री इसकी वैक्सीन को कॉपी नहीं कर सकती थी। अब क्या होगा, जब पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो दूसरी कंट्री वैक्सीन को कॉपी कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी जो है, और साथ ही साथ हम लोग केसेस से लड़ पाएंगे। तो उसके बारे में बताया गया कि आपको जल्दी से इस जो भी ट्रिप्स वेवर है, आपको जो रिलैक्सेशन देना है, इसके ऊपर जल्दी से काम करना पड़ेगा। ओके, नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ, उसमें कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट दिस, ये वाला आर्टिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेटेंट्स के बारे में जो हमने बात करी है उसी के बारे में हम लोग वापस से चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये कोविड से रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। बोला गया जो सेकेंड वेव है उसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, वही जनरल से आर्टिकल। आज के टाइम पर लोगों को, आप कह सकते हो जो रेंट पर रहने वाले लोग हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, उस चीज़ के ऊपर फोकस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है। नाउ जो पढ़ने लायक आर्टिकल है ना, इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, वो ये वाला है। अब इसमें हम डिस्कस करें तो देखो, पेटेंट प्रोडक्शन के बारे में बात करी गई है, जो पेटेंट राइट है उसके ऊपर रिलैक्सेशन दिया जाए। अब ये जो आर्टिकल है इसको हम लोग अच्छी तरीके से यूपीएससी से रिलेट करेंगे। सबसे पहले ये आर्टिकल आपका गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट किया जाएगा, और गवर्नेंस कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 2 में। और जीएस पेपर 2 में आपके एक और भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, आप उससे रिलेट कर सकते हो। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 में भी आप रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 3 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका एक टॉपिक मिल जाएगा, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ये भी एक टॉपिक मिल जाएगा, तो आप इनसे रिलेट कर सकते हो। नाउ ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर क्यों है, न्यूज़ के अंदर ये है क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको सपोर्ट करेंगे। देखो ये आईपी क्या होता है, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आप देख पाओगे कोई पर्सन है, कोई यूएस कंट्री है, मान लो इसने एक कोई नया आविष्कार किया है, नया इनोवेशन किया है, नई ये कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है। नाउ अब यहाँ पर ऐसा क्या करे कि इस वैक्सीन को प्रोडक्ट किया जाए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जो वैक्सीन इसने बनाई है वही वैक्सीन कोई और कंट्री बना के ग्रो कर सकती है, वो कह सकती है हमने बनाई है ये, ठीक है, यूएस ने बाद में इसको कॉपी किया है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये क्या कर लेगा, इस पर पेटेंट राइट्स ले लेगा, ठीक है, कि अब यहाँ पर इस पर पेटेंट राइट्स ले लिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस ने बनाई है और आने वाले टाइम पे इसको यूएस ही बनाएगा, दूसरी कंट्री इसको कॉपी नहीं कर सकती। नाउ कॉपी कब कर सकती है, जब यूएस जो है इसको परमिशन देगा, पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन देगा। नाउ अब वही बात हो रही है, जो कोविड-19 वैक्सीन्स हैं उनके ऊपर यूएस अपना रिलैक्सेशन देने की बात कर रहा है कि हाँ इन पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इससे बाकी कंट्रीज़ जो हैं वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं और वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई भी नजर आएगी। नाउ जो ये डिसीजन है आज के टाइम पर आप देख पाओगे, क्योंकि जो इंडिया है, साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं, वो चाहते हैं कि ये लोग वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि बहुत सारी जो पुअर कंट्रीज़ और भी आ जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग वैक्सीन का डेवलपमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे, उनको परचेज ही करनी पड़ती है डायरेक्टली। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ से थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा तो फिर ये कंट्रीज़ भी कुछ ना कुछ कर पाएंगी और पैंडेमिक से लड़ पाएंगी। ओके, नाउ अब इसके बारे में हम बात करें, जो हमने अभी ट्रिप्स के बारे में पढ़ा था एक थोड़ी देर पहले पिछले आर्टिकल में, तो एक 1995 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था ट्रिप्स। इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर ये जो भी नेशंस थे इनमें, इस एग्रीमेंट के अंदर जितने भी नेशंस ने एग्रीमेंट किया, यहाँ पर डिसाइड किया गया कि ये लोग आप कह सकते हो पेटेंट्स वगैरह रखेंगे, कोई भी नया आविष्कार करता है, कोई भी इनोवेशन करता है, कोई भी नई चीज़ खोजता है, तो उसके ऊपर पेटेंट राइट ये लोग ले लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपना जो भी आप कह सकते हो बनाया है, क्रिएटर्स वगैरह है, उनका जो भी काम है, जो भी उनका आविष्कार है, जो भी मेहनत है, उसको प्रोडक्ट किया जाएगा इस राइट के थ्रू। नाउ इंडिया, साउथ अफ्रीका यहाँ पर चाहते हैं कि अभी के टाइम पर ये वेवर मिल जाए, यानी कोविड-19 को लेकर जो पेटेंट्स हैं इसके ऊपर छूट मिल जाए, ताकि जो है ये कंट्रीज़ भी वैक्सीन को डेवलप कर पाएँ और हम लोग इस प्रॉब्लम से लड़ पाएँ। नाउ जो WTO की मेंबर कंट्रीज़ हैं, आप देख पाओगे
इन्होंने यहाँ पर अभी एक तरीके से डिसाइड भी किया है कि हाँ ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। इन पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन मिलना भी चाहिए और आने वाले टाइम पे हम देख पाएंगे मिलेगा भी, और उसी के बारे में काफ़ी हद तक पिछले 2-3 दिनों से चर्चा हो रही है। तो यूएस इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है और इससे हम लोग ग्लोबल हेल्थ के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ओके, नाउ इसकी ज़रूरत भी आज के टाइम पर, यानी कोविड वैक्सीन का जो पेटेंट्स हैं उन पे रिलैक्सेशन देना की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर आप देख पाओगे मोनोपोली ड्रग कंपनीज देखने को मिलेंगी। मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि अकेले यहाँ पर बेचती हैं, सिंगल सेलर और कोई इसको नहीं बेचता, तो इससे ये लोग पैसा वगैरह भी कमा लेती हैं, ठीक है, ज़्यादा बेसिस पर। तो यहाँ पर वही बोला गया है आज के टाइम पर जो मैन्युफैक्चरिंग कोविड-19 वैक्सीन्स हैं, ठीक है, जो भी इसके मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास भी पेटेंट्स हैं, तो वो एक मोनोपोली मार्केट क्रिएट हो जाता है जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप पेटेंट्स पर रिलैक्सेशन देते हो तो बाकी लोग भी, बाकी कंट्रीज़, बाकी कंपनीज़ जो हैं इस वैक्सीन को डेवलप कर पाएंगी। नाउ उसके बाद वैक्सीन की कॉस्ट के ऊपर भी बातचीत करी गई। देखो जैसे ही यहाँ पर ये पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन मिलता है, उसके बाद जो वैक्सीन है उसका डेवलपमेंट हम लोग देख पाएंगे तेज़ी से होगा, मैन्युफैक्चरिंग जल्दी से होगी, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे हमारे पास वैक्सीन भारी मात्रा में अवेलेबल हो जाएगी, उसका प्राइस सस्ता हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा, यानी वैक्सीन चीपर हो जाएगी, जेनरिक वर्जन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जो वैक्सीन की शॉर्टेज आज के टाइम पर देखने को मिल रही है वो शॉर्टेज भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद एक इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वैक्सीन का, मतलब कि जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनके पास वैक्सीन है, जो पुअरर कंट्रीज़ हैं उनके पास वैक्सीन नहीं है। तो ऐसा भी यहाँ पे जो गैप है वो भी फुलफ़िल होता हुआ नज़र आएगा, और जो है जो पुअरर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रही है, वो वहाँ पर भी ये वैक्सीन पहुँच पाएंगी, और उसके बाद जो है ये कंट्रीज़ भी अच्छी तरीके से बैटल कर पाएंगी किससे, कोविड-19 से सॉरी। उसके बाद यहाँ पे बात करा गया है कि देखो होता क्या है ना कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं आज के टाइम पर उनके ऊपर फोकस इसी तरीके से नहीं किया जा रहा है, और वहाँ पर आप देख पाओगे सबसे बड़ा वैक्सीन के कोविड के केसेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डेडली म्यूटेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो ज़रूरत यही है आज के टाइम पर, बहुत सारे वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं और काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव्स आ रही हैं कंट्रीज़ के अंदर, तो उसके बाद हम लोग को ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन की ज़रूरत भी है। तो ये एक मात्र सोल्यूशन है, इससे काफ़ी हम लोग को हेल्प मिलने वाली है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, देखो प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने बताया पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन, तो उसका मतलब है कोविड का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा भारी मात्रा में, कंट्रीज़ जो हैं उसको बनाएंगी और एक अफोर्डेबल प्राइस पे भी अवेलेबल होगी। इंडिया जो है आज के टाइम पर थर्ड वेव के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ये काम हुआ जाए, ठीक है, यूएस ये काम करे, क्योंकि इंडिया के अंदर थर्ड वेव आने के चांसेस हैं, लेकिन उसको हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हमने इसके बारे में अभी डिस्कस किया था। अफोर्डेबल वैक्सीन आ जाएंगी, लोग अच्छी तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे, और भारी मात्रा में अगर होंगी वैक्सीन अवेलेबल तो इससे बहुत ईजिली लोग जो है वैक्सीन लगवा पाएंगे, और एकमात्र सोल्यूशन यही है वैक्सीनेशन। उसके बाद वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो जो ये आईपी प्रोडक्शन है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर राइट्स हैं, एक तरीके से जो ये प्रोटेक्शन है इस पर छूट देना भी काफ़ी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं आपस में इनको मिलकर काम करना पड़ेगा, आपस में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, इस कंपनी के पास ये कैपेबिलिटी है, इस कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी है, तो एक कंट्री को आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग ग्रो होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर पेटेंट्स के ऊपर रिलैक्सेशन मिल जाता है तो सब कंट्रीज़ को मिलकर काम करना पड़ेगा, उसके बारे में बताया गया है, और किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। हम लोगों को सभी कंट्रीज़ को मिलकर यहाँ पर एक इंटरनेशनल वैक्सीन मार्केट के अंदर काम करना पड़ेगा। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ पेटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से इस आंसर को फ्रेम कर पाओगे, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।